नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं नगमा। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक खत्म हुई है। इस बैठक में 23 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। 3 केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, 2 प्रशासक और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बैठक में मौजूद थे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने इस बैठक का बहिष्कार किया और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल नहीं हुए। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कोविड के खिलाफ लड़ाई में राज्यों के योगदान की सराहना की और कहा कि राज्यों ने पूरी क्षमता के साथ महामारी का मुकाबला कर अपना योगदान दिया है। गवर्निंग काउंसिल ने 4 एजेंडों पर बात की है। फसलों में विविधता और दलहन तिलहन समेत बाकी कृषि उत्पादों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, स्कूली शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पालन, उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पालन। चौथा एजेंडा शहरी शासन का था। तो इस बैठक में 4 एजेंडों पर बात हुई है, लेकिन इसके अलावा बात करते हैं बिहार और बिहार की राजनीति की। बिहार में जेडीयू जनता दल यूनाइटेड जो है उसका एक बड़ा ऐलान हुआ है। केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बनेगी जेडीयू कोटे से कोई केंद्रीय मंत्री नहीं बनेगा, ये ऐलान किया गया है। जेडीयू ने मंगलवार को सभी विधायकों और सांसदों की एक अहम बैठक बुलाई, जिसके बाद ये ऐलान किया गया है कि जेडीयू के कोटे से कोई भी मंत्री नहीं बनेगा। जेडीयू से इस्तीफा देने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा और एनडीटीवी से बात करते हुए बताया कि ईर्ष्या का कोई इलाज नहीं है। दूसरे दल में जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सारे दरवाजे खुले हुए हैं। जेडीयू ने इस बार आरसीपी सिंह को राज्यसभा नहीं भेजा था, जिसके चलते उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इस बात को हम सबको समझना होगा, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो और किसी भी क्षेत्र का हो, क्योंकि ये मैं मानता हूँ ये दंगा नहीं है, बल्कि इस देश के सौहार्द को तार-तार करने का सांप्रदायिक पंगा है। और इस पंगे के पीछे कौन सी प्रायोजित कार्यक्रम चल रहे हैं, कौन सी साजिशें चल रही हैं। तो आरसीपी सिंह नाराज रहे जेडीयू से और अब वो जेडीयू छोड़ चुके हैं। आरसीपी सिंह ने एनडीटीवी के मनीष कुमार से ये बातचीत की है। जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद सिंह ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। हमारे साथ खुद रामचंद्र बाबू हैं। आपने इस्तीफा इतने आनंद फानंद में क्यों दिया? क्या उसका नोटिस का डर था? नहीं, आनंद फानंद में नहीं दिया मनीष। आप देखिए कि पिछले 1.25 साल से आप देखिए, जब से हम राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटे, हम मंत्री बने, तो देखिए पार्टी का किस प्रकार से जो नेता लोग हैं इनका किस प्रकार से व्यवहार रहा, क्या दुष्प्रचारित कराया कि साहब मंत्री अपने से बन गए। उसकी सच्चाई क्या है? हाँ, यही मैं बता रहा हूं। उसकी सच्चाई जरा समझिए कि भाई इससे बड़ा सफेद झूठ कोई हो ही नहीं सकता है कि मैं अपने से मंत्री बन गया। तो कोई जनता दल को एमपी जाके मंत्री बन लेता। आप याद करिए, मैं पहली बार मीडिया में इस बात को कह चुका हूं। भाई हमको याद है, आज भी 4 जुलाई था, हमारा जो किसान प्रकोष्ठ का हम सम्मेलन बैठक कर रहे थे, उसके बाद हमको ललन जी आके बोले कि भाई आदरणीय गृह मंत्री जी ने बात किया मुख्यमंत्री जी से, एक्सपेंशन होना है, तो मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि हमारे राष्ट्राध्यक्ष से बात कर लीजिए। तो हमने कहा कि ललन जी तो अच्छा है भाई, उनको बात करना चाहिए। हमने कहा कि ललन जी बताइए, बात करना है तो हम क्या बात करें? तो बोले 4-5 मंत्रालय मांग लीजिएगा। हम कि 2 मंत्रालय तो दिया नहीं उस समय, 4-5 मंत्रालय कहाँ से देगा? लेकिन चलिए आप कहें तो जब आएगा तो हम बात करेंगे। अगले दिन गृह मंत्री जी का फोन आया 9:15 बजे। हंसते उन्होंने कहा कि कल हम बात किए थे मुख्यमंत्री जी से, वो कहें आपसे बात करने लगे। क्या बात है सर? तो बोले कि साहब केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक्सपेंशन होना है और हम लोग चाहते हैं जेडीयू में उसमें रहे। तो हमने कहा सर प्रस्ताव क्या है? तो बोले प्रस्ताव सिंपल है कि अभी एक हम लोग बनाना चाहते हैं, वो भी आपको। तो हमने कहा कि सर मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, क्या कहेगा लोग, हमको लोग जूते मारेगा। तो बोले देखिए प्रस्ताव यही है, आप नीतीश बाबू से बात कर करके हमको कन्वे करिए। मैंने ये सूचना तुरंत ललन जी को दिया कि देखिए बात हो गई, वो कह रहे हैं सिर्फ हमारे लिए। और तो कहे क्या आपने बात कर ली मुख्यमंत्री से? हमने कहा हमने बात नहीं किया है। हम कि जाहिर है उनको बताएंगे। तो कहे कि वो नहीं मानेंगे। तो हम कि हमको इसमें क्या,
भाई 2017 में भी कोई नहीं बना, 2019 में ना, हमको तो इसी कोई बात है नहीं। मैं मुख्यमंत्री जी के यहाँ गया, आधे घंटे में वेट किया, आए तो पूछे क्या है, तो हमने कहा भाई कल आपसे बात किए थे, हमको तो बताया भी नहीं, हमको तो ललन जी बताएं। तो बोले क्या बात हुई, हमने कहा बात बहुत सिंपल हुई, वो कह रहे हैं कि साहब एक्सपेंशन होना है और एक मंत्री बनना है, और वो भी हमारे नाम के लिए बोल रहे हैं। छूटते ही बोला, हम ही वो थे कि आप जाकर के शपथ ले लीजिए, मैं ललन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दूं। अगर हम अपने से बन गए थे तो कहना चाहिए था ना कि अपने से बन गए तो इस्तीफा दे दीजिए। ये तो बहुत स्पष्ट। नीतीश कुमार आपसे नाराज क्यों रहने लगे? देखिए ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि देखिए मैंने मुझसे मेरी जितनी बार उनके भेंट हुई है, जो भी उनका बॉडी लैंग्वेज रहा, जो हमारी से बात, मैं तो जब भी बैठा हूँ घंटों बैठा हूँ, तो मैं 1 मिनट 2 मिनट तो बैठा नहीं। लास्ट हमारी भेंट उनकी 27 मई को है, क्योंकि 29 को उन्होंने सीट सब घोषणा की। तो हमारे से तो बड़ा नॉर्मल बातचीत है, तो हम तो कभी कुछ सोचते ही नहीं थे। अब आपके मन अंदर क्या है भाई मनीष जी, ये तो हम नहीं जानते ना। आपको लगता है कि नीतीश कुमार ललन सिंह के हाथों में कठपुतली है? देखिए मैंने ये तो कहना बहुत वो है, लेकिन इतना तो मैं जरूर कह सकता हूं कि भाई जिस प्रकार के निर्णय वो ले रहे हैं, पिछले 1.25 साल से मनीष जी, मैं तो संगठन में था, मुझे तकलीफ की बात की थी, मेरा संगठन वाइब्रेंट था। ये लोग सब जब प्रदेश अध्यक्ष थे, इनने कहा तो जिला अध्यक्ष नहीं बनता था, हमारा बूथ अध्यक्ष तक चला गया। हम लोग रोज क्या मिले, हमारा 33 प्रकोष्ठ था, आती क्या पहला काम भंग भंग। तो देखिए बिल्कुल क्या है, आपको आप सबको समझते कि आरसीपी सिंह का आदमी। अच्छा बताइए, हमारा सब, अरे संगठन में सब जनता दल को व्यक्ति है। अब यही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, प्रस्ताव तो हम ही किए थे। ये प्रदेशीय अध्यक्ष बना, प्रस्ताव हम ही किए थे। तो व्यक्ति सबको, अब हम जाइए, जहां हम जाते थे लोग बोलता था सर हमको फोन करके मना कराया जा रहा कि मत जाइए। बताइए, तो ये तो भाई इस तरह की सोच। और एक बात में जो मुझे लगा, हमने तो कोई सा काम भी नहीं किया, न मैं कभी किसी बात हुई। देखिए जलन ईर्ष्या डाह का तो कोई इलाज नहीं। अब इन लोगों को लगता हुआ केंद्र में मंत्री बन गए, तो हम तो जो पद पर रहते हैं, हम संगठन के पद पर रहे, संगठन का काम किए, मंत्री बने, मंत्री काम किए, तो हमारा तो काम ही वही है। अब अगर आपको जलन है, डाह है, ईर्ष्या है, तो हम क्या करें? अब आप करेंगे क्या? मैंने बताया ना कि हम तो अपना जितने सब कार्यकर्ता है सब जाएंगे सब जगह बिहार में, सबसे बातचीत करेंगे, और जो अपना सारे ऑप्शन ओपन है, क्या करने का सब निर्णय लेता है। बीजेपी में जा सकते हैं? देखिए ऑप्शन तो सारे खुले हुए, देखेंगे क्या होता है। जेडीयू से तो कोई, देखिए भाई जिस जेडीयू के लिए साहब कोई बताया ना, कोई इलाका नहीं रहा मनीष जी। हमने बताया ना 33 प्रकोष्ठ हमने बनाए, अब कहां कहां हम नहीं गए जी। और वहां हमको तो छोड़ दिए, मेरे बच्चों पर आ गए टारगेट करने के लिए। उस पार्टी का क्या संस्कार रहेगा? तो नीतीश कुमार का तो पुराना आदत रहा है, लालू यादव से जब बदला लेना रहता है तो तेजस्वी यादव को ये देखिए एक बात बता दें, पुराना आदत का सही आपने याद दिलाया। जौहर साहब भी रहे, शरद जी भी रहे, उसके पहले वीपी सिंह साहब भी रहे, देवीलाल जी भी रहे, चंद्रशेखर जी भी रहे, लंबा इतिहास। तो भाई हमारा तभी एज है 15-20 साल, समझे ना। और हम एक बात मैं बता दूं, हम निगेटिव वाले नहीं हैं, हम निगेटिव पर नहीं करें, वो जितना निगेटिव करना है वो करें। हम तो भाई देखिए, मनीष जी मैंने कई बार कहा कि बिहार साहब हम लोग बाहर जाते, इतनी तकलीफ होती है मनीष जी। आप जरा सोचिए, लोग विशेष राज्य के दर्जा की बात करते हैं। हम क्या कहते थे जब विशेष राज्य का दर्जा पहले उड़ीसा को मिल जाए, क्योंकि मैं पुराना रिपोर्ट देखा था, उस समय रघुराम राजन साहब की रिपोर्ट में सबसे नीचे उड़ीसा था। आज साहब उड़ीसा 9 पादानों पर चला गया, आप सबसे नीचे आ गए, नंबर 2 पर थे। ऐसा क्यों? यही मैं बोल रहा हूं, अपने यहां एजेंडा ये लोग बोलते हैं विकास, विकास नहीं हो रहा है। आप सिर्फ अपना पुराना एजेंडा, सब जितना समाज को जोड़ने तोड़ने वाला, उसी में लगल रहते हैं। लेकिन शराबबंदी को आप सही मानते हैं, गलत मानते? देखिए 2 चीज है उस पर, अपना जो हमारा संविधान भी है और हम लोगों का जो राष्ट्र पिता जो रहे, शराब कहीं से भी कोई उसको डिफेंड नहीं करता। लेकिन इस बात को समझना है ना कि खान पान पर किस लेवल तक आप प्रतिबंध करेंगे। और हुआ क्या है जी, देखिए किसी से भी पूछिएगा, और ये चीज क्या है, ये व्यक्तिगत होता है, समाज में हम लोगों को, बच्चों को संस्कार का। हम तो चाय भी नहीं पीते, तो भाई ये बताना पड़ेगा कि भाई शराब से क्या क्या नुकसान है, लोगों को जागृत करना। एक समानांतर आर्थिक व्यवस्था कायम, अब हम बता रहे हैं उस पर, देखिए होना ये करना चाहिए। अब आप सिर्फ कानून से आप जरा देखिए कितने लाख लोग जेल के अंदर चले गए, कौन लोग हैं वो जी? सब गरीब लोग। कुमार गुड एडमिनिस्ट्रेटर हैं, बैड एडमिनिस्ट्रेटर? देखिए जहां तक मैं बता दूं,
जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, तो एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे बड़ी चीज होती है कि बार बार जो चीज है वहां जाकर के उसको देखा जाए। लेकिन यहां देखिएगा कि जो एक बार हो गया को दोबारा देखा नहीं जाता है। और चूंकि आप देखते नहीं हैं, अगर आप देखते चलिएगा, हर एक साल एक नया एजेंडा आ जाएगा, पीछे की चीज छूटते 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 चला जाता है। रिजल्ट क्या होता है कि जो कंसोलिडेट करना चाहिए वो नहीं हो पाता है। और एक बात फिर और है मनीष जी, देखिए सिर्फ एक आदमी से होता है, सिस्टम का क्या हाल है? हमने बताया ना कि जब बताया ना कार्यकर्ता का, अब लगता है इनका कि पहले कितने इनके लगते थे वो यात्रा, अब यात्रा कौन सा यात्रा है? जितना सब सरकारी यात्रा है। जनता के बीच जाइएगा, मिलिएगा, तब आपको पता चलेगा। आपको लगता है उनका इकबाल खत्म हो रहा है? इकबाल खत्म नहीं हो रहा, इकबाल खत्म हो गया है। बताइए इससे ज्यादा क्या दुर्भाग्य हो सकता है? हमने फोन किया था जब अपने बख्तियारपुर में थे, किस तरह घटना उनके साथ घटी, किस तरह घटना घटी। जो मुख्यमंत्री को बड़ी घटना घट सकती है जी, क्या इकबाल है? सरकार और शासन मनीष जी इकबाल से चलता है। हमारे यहां सिलाव में सामने में क्या घटना घट गई? देखिए एक है शासन जो है, अच्छा 2005 से 2010 के बीच में चलिए हिम्मत पड़ती थी किसी गोली चलाने की, अब क्या देख लीजिए, इकबाल में बता रहा हूं। तो आपको इकबाल की जरूरत क्या होती है? इसका मतलब होता है कि अब जनता से कट रहे। धन्यवाद। आरसीपी सिंह के आरोपों को लेकर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने भी पलटवार किया है और कहा है कि आरसीपी कभी संघर्ष के साथ नहीं रहे, वो हमेशा सत्ता के साथ ही रहे। वो कभी संघर्ष के साथ ही नहीं रहे, वो सत्ता के साथ ही रहे। कि जनता दल यूनाइटेड डूबता हुआ जहाज नहीं, दौड़ता हुआ जहाज है। और आने वाले समय में यह पता चल जाए कि कुछ लोग उस जहाज में छेद करके उसमें पानी घुसाना चाह रहे हैं। नीतीश कुमार जी के हम पूरी पार्टी नीतीश कुमार जी का आभारी है कि उन्होंने ऐसे षड्यंत्र करने वाले लोगों को पहचान लिया और जहाज मरम्मत करके एकदम ठीक कर दिया। अब वो जहाज दौड़ेगा। बिहार की राजनीति में क्या चल रहा है, मनीष इस वक्त हमारे साथ है फोन लाइन पे, नेशनल एडिटर। मनीष, आपने बात की है आरसीपी से, ललन सिंह का रिएक्शन हमने सुना, तो अब बताइए, समझाइए हमें कि वहां की राजनीति में क्या हो रहा है, क्या असर पड़ता है इसका जेडीयू पर और आरसीपी सिंह पे। देखिए, बिहार की राजनीति में आरसीपी सिंह पर हमला करने के बहाने जो जनता दल यूनाइटेड है और उसके जो शीर्ष नेता हैं, ये लोग राजीव रंजन और ललन सिंह, ये नीतीश कुमार के काफी करीब हैं और वो अपने संवाददाता सम्मेलन में बिना नाम लिए हुए बीजेपी पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि अब चिराग मॉडल 2 नहीं चलेगा, यानी कि चिराग मॉडल 2, और बीजेपी पे उन्होंने 2-3 बातें साफ साफ कही कि एक, वो अब कोई षड्यंत्र को सफल नहीं होने देंगे, यानी कि उनका कहने का मतलब यह था नगमा कि 2020 में जो वो 43 सीटों पर सिमटे तो उसमें बीजेपी ने षड्यंत्र किया था। दूसरी बात उन्होंने कही कि अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे। अब और उसके अलावा बार बार वो बोल रहे थे कि समय आने पर षड्यंत्र का खुलासा करेंगे। अब इन 3 बातों का एक जो राजनीतिक अर्थ यह लगाया जा रहा है कि क्या ये अलायंस चलेगा या ये नीतीश कुमार की एक तरह से बीजेपी पर दबाव डालने के लिए पैंतरेबाजी है, यानी कि जिसे आप राजनीतिक पॉलिटिकल पोस्टरिंग कहते हैं, वो है। तो आज की तारीख में जिस प्रकार से मंगलवार को विधायकों और सांसदों की बैठक बुलाई गई है, उससे एक तरह से राजनीतिक सरगर्मी तो बढ़ गई है, लेकिन क्या नीतीश कुमार बीजेपी के साथ संबंध तोड़ेंगे? क्योंकि आज का दिन नगमा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की सारे मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी और उसमें 2 लोग थे। एक जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं केसीआर ने तो विधिवत रूप से उसका बायकॉट किया था और नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य कारणों से अपने को अलग तो रखा, लेकिन पटना में वो 2 सरकारी कार्यक्रमों में घंटों शामिल हुए, जिसका अर्थ ये लगाया जा रहा है कि उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में जानबूझकर एक तरह से स्वास्थ्य का बहाना बनाकर उसके अपने आप को किनारे रखा है। तो इन सभी चीजों से अब एक ही चीज, एक अर्थ ये लगाया जा रहा है कि आखिर इस अलायंस का क्या भविष्य है। इसी तरीके से एक तू मैं कर वो अलायंस चलेगा या एक बार फिर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ संबंध फिर से कायम करेंगे। नगमा, धन्यवाद आपका मनीष।
सवाल यही है कि क्या नीतीश कुमार दोबारा आरसीपी के साथ संबंध कायम करेंगे या तू मैं जो है वो चलती रहेगी। महंगाई पर बिहार में विपक्ष का हल्ला बोल अभियान शुरू हुआ है। कांग्रेस और आरजेडी दोनों ने मिलकर प्रतिरोध मार्च निकाला। राबड़ी देवी ने तेजस्वी और तेज प्रताप के प्रतिरोध मार्च को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तेज प्रताप ने प्रतिरोध मार्च अभियान में खुद बस चलाई। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये मार्च महंगाई के खिलाफ निकाला गया है। पूरा देश परेशान है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से, और जितना इन लोगों की संवैधानिक संस्थाएं हैं जो खिलौना बना रखा है, इससे सभी लोग परेशान हैं। खासतौर पे बिहार में बाढ़ और सुखाड़ से किसान परेशान हैं। तो तमाम ऐसे जन सरकार के जो मुद्दे हैं, इसको लेकर के आज हम लोग जनता के बीच आए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश सचान पे गंभीर आरोप लगे हैं। कोर्ट में दोषी करार दिए जाने के बाद उन पे फरार होने का भी आरोप है। 1991 के अवैध हथियार रखने के केस में वो दोषी पाए गए हैं। राकेश सचान ने कोर्ट के आदेश की कॉपी को लेकर भागने की भी काम किया है। कोर्ट के पेशकार ने पुलिस में लिखित शिकायत की है। मंत्री राकेश सचान का आरोपों से इनकार है और राकेश सचान ने ये कहा है कि वो सोमवार को कोर्ट में पेश होंगे। जो आरोप आप बता रहे हैं, ये आरोप लग रहा है कि मैं वहां से भाग आया, वहां से कोई कागज लेके आया। तो वहां सीसीटीवी के फुटेज हैं, पूरे अदालत में लगे हुए हैं, लोगों ने देखा होगा। कहीं तो कोई बात आएगी जांच में। अब कोई कुछ आरोप लगाने लगे तो उसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता। ना मैं कल फरार था, कल भी लगातार था, आज भी मैं आवाज में हूँ। मैं क्यों भागूंगा? मैं ना भागा हूँ कभी और ना मैं भागता हूँ। हमने जो है अपनी इंक्वायरी को आगे बढ़ाया है और ये हमारी इंक्वायरी एसीपी कोतवाली फर्दर इसको आगे बढ़ाएंगे। हमारी और भी टीम के लोग हैं जो इस इंक्वायरी को कंडक्ट कर रहे हैं। तो वंस इंक्वायरी विल बी कंप्लीटेड, जो भी उसका आउटकम होगा, जो भी उसमें इंग्रेडिएंट्स होंगे, जो भी लीगली हमें आगे जाने के लिए इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे, हम विधि के अनुसार उसमें आगे बढ़ेंगे। और अयोध्या विकास प्राधिकरण ने जमीन की अवैध प्लॉटिंग करने वालों की एक सूची निकाली है। इस सूची में अयोध्या के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय और पूर्व विधायक वेद प्रकाश गुप्ता और गोरखनाथ बाबा समेत कई रसूखदारों के नाम शामिल हैं। राम मंदिर बनने की शुरुआत के बाद से ही अयोध्या में जमीन पर अवैध कब्जे और अवैध प्लॉटिंग का खेल तेज हो गया था, जिसे लेकर यहां के सांसद लल्लू सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ एसआईटी जांच और कार्रवाई की मांग की थी। प्रभु श्री राम के नाम पे जमीन के घोटाले का धंधा भारतीय जनता पार्टी के लोग अयोध्या धरती पर कर रहे हैं, प्रभु श्री राम की धरती पर कर रहे हैं। और इस बात का खुलासा सबसे पहले मैंने किया था और बताया था कि किस तरीके से ट्रस्ट ने 2 करोड़ की जमीन 16.5 करोड़ में खरीदी 5 मिनट के अंदर। मेरे बाद भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय सांसद लल्लू सिंह ने चिट्ठी लिख के कहा कि अयोध्या में प्रभु श्री राम की नगरी में जमीन का घोटाला हो रहा है। और आज उन अवैध कॉलोनियों को बनाने वाले, जमीन का घोटाला करने वाले लोगों की सूची जारी हुई है। भाजपा के नेताओं के नाम आते हैं करोड़ों रुपए के जमीन के घोटाले में। और उत्तर प्रदेश के बिजनौर की रहने वाली एक महिला ने न्यूयॉर्क में आत्महत्या कर ली। परिजनों ने महिला के ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। घर वालों ने भारत सरकार से मांग की है कि मनदीप का शव यहां लाया जाए, साथ ही उसकी दोनों बेटियों को भी उन्हें सौंपा जाए। मनदीप के घर वालों का ये भी आरोप है कि उनसे 50 लाख रुपए की डिमांड भी की जाने लगी थी, जिससे परेशान होकर मनदीप ने सुसाइड की है।
पागल कर दिता, मैनू मरन ते मजबूर कर दिता। मैं इन्नी कोशिश। क्या है ये पूरा मामला? एनडीटीवी संवाददाता वेदांत जो हैं वो पीड़ित के घर बिजनौर पहुंचे हैं। मेरे साथ मनदीप की बहन मौजूद है। सबसे पहले ये बताइए कि आप कैसे याद करना चाहेंगे आज मनदीप को, और क्या ऐसी परिस्थितियां बनी कि ये कदम उठाना पड़ा मनदीप को? देखो, मनदीप मेरी बहन है तो मैं इसे कभी भी नहीं भूल सकती, क्योंकि हमने बचपन एक साथ बिताया है, एक साथ खेले हैं, एक साथ खाया पिया है। बहुत यादें जुड़ी हुई हैं जो कि मैं आज नहीं याद करना चाहती, क्योंकि अब वो नहीं रही तो उसकी यादें मुझे वैसे ही बहुत परेशान कर रही हैं। मैं स्ट्रॉन्ग बन रही हूँ अपनी मम्मी पापा की वजह से। मैं अपना दुख किसी को नहीं बता सकती, मेरे दिल पे क्या बीत रहा है इस टाइम। मनदीप के साथ बहुत अत्याचार किया गया उसके हस्बैंड के द्वारा, उसकी मतलब सास ससुर सभी की तरफ से, क्योंकि उसे परेशान करते थे, क्योंकि उसकी 2 बेटियां थी। वो चाहते थे कि उसके बेटा हो। और उनके अगेंस्ट केस भी दर्ज हुआ है डाउरी एक्ट के अंदर, सुसाइड अबेटमेंट के अंदर। वो केस आपने यहाँ पे दर्ज कराया है? हाँ जी, यहाँ पे भी हमने दर्ज करवाया है हमने, और वहाँ पे भी हम अपनी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। बट हमें बहुत दुख हो रहा है कि इतनी बड़ी कंट्री में होकर, अमेरिका जैसे कंट्री में होकर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। हमें सिर्फ एक इंसाफ चाहिए। हमारी बहन गई है जो कि उसके हक में है कि उसे इंसाफ चाहिए। उसकी 2 बेटियां हैं, वो हम चाहते हैं कि उनकी कस्टडी हमें मिले, क्योंकि वो आदमी उस लायक नहीं है जो कि बच्चियों की कस्टडी उनके पापा को दी जाए। जी, और मनदीप की माताजी भी यहाँ हमारे साथ मौजूद है। आपकी आखिरी बार मनदीप से कब बात हुई, और क्या उसने इस बात का जिक्र किया कि किस तरह के हालात वहाँ बने हुए हैं? नहीं, मेरे साथ तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। कई दिन से मेरी बात नहीं हुई थी उनकी, तो मेरे साथ ऐसी उसने कोई बात नहीं करी भी जो मैं मम्मी परेशान हूँ। मैं कभी भी पूछती थी ना तो मैंने कहा हाँ बेटा सुनाओ, हाँ मम्मी ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करना, मैं ठीक ठाक हूँ। तो मैंने ये भी कहा ना रंजोत कैसा है, नहीं ठीक है। मैंने कहा तुम्हारे साथ कैसा रहता है, नहीं मम्मा ठीक रहता है, हम ठीक हैं, तुम चिंता मत करो हमारी, हम ठीक हैं। पर ये जो हुआ ना, अब ये हमें बहुत इसका दुख है, हम बहुत कह नहीं सकते किसी को, मैं अपना दुख सुखा नहीं सकती। मैं अब तो रोने रह भी नहीं रही, रो के मेरा बहुत बुरा हाल हो गया। तो मैं बहुत परेशान हूँ। मैं ये कहती हूँ कि मेरी बेटी का हमें हक मिलना चाहिए। मैं खुद ही अपने हाथ से अपनी बेटी का जो कुछ करना है, अंतिम संस्कार मैं खुद ही करूँ अपने हाथ से, अपने सामने अपनी बेटी का चेहरा देखूँ। हम यही भारत सरकार से मांग करते हैं, हम और कुछ नहीं मांगते। हमारा कुछ सोचो और उसके बच्चों का कुछ सोचो। अपने बच्चों का क्या होगा, वो बच्चे पालने लायक नहीं हैं। बाकी जो है उसकी मम्मी रंजोत की, वो बहुत खतरनाक थी, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। उल्टी सीधी बात हमारे बारे में कहती रहती थी, भड़काती रहती थी। तो वो आगे जी देख रहे हैं कि उनकी सरकार से सिर्फ एक गुहार है कि अपनी बेटी का अंतिम संस्कार वो अपने हाथों से करे, और मनदीप की दोनों बच्चों की कस्टडी उनके दादा दादी को यहाँ पर दी जाए, नाना नानी को दी जाए यहाँ पर। एनआईए ने आईसिस का ऑनलाइन प्रोपेगेंडा चलाने के आरोप में एक संदिग्ध को दिल्ली के बाटला हाउस से पकड़ा है। आरोपी का नाम मोहसिन अहमद है, जो बिहार का रहने वाला है, लेकिन हाल ही में बाटला हाउस में रहने आया था। एनआईए का दावा है कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर आईसिस का ऑनलाइन प्रोपेगेंडा फैला रहा था, और साथ ही एनआईए ये भी दावा कर रही है कि वो आईसिस का सक्रिय सदस्य है। पुलिस ने मोहसिन को पटियाला कोर्ट में पेश किया है, जहां से उसे 1 दिन की एनआईए रिमांड पर भेज दिया गया है। एनडीटीवी से मोहसिन के परिवार ने बात की, जो आज ही पटना से दिल्ली आया है। परिवार के लोगों का कहना है कि मोहसिन पर लगे सभी आरोप झूठे हैं। एनआईए ने बटला हाउस से मोहसिन अहमद नाम के एक छात्र को गिरफ्तार किया है, जो कि जामिया यूनिवर्सिटी में बीटेक फर्स्ट ईयर का छात्र था। एनआईए का आरोप ये है कि मोहसिन लगातार आईएसआईएस के संपर्क में था। वो आईएसआईएस का एक्टिव मेंबर है और आईएसआईएस को वो लगातार फंडिंग भी कर रहा था। इस आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया है।
मोहसिन बिहार के रहने वाले हैं, उनकी बहन और उनकी माँ मेरे साथ हैं, उनसे पूछते हैं। अच्छा, आप बताइए कि मोहसिन कब दिल्ली आया था और यहाँ पर क्या कर रहा था? 12 तारीख को इधर आया है और वही बीटेक कर रहा है जी। तो आपको क्या जानकारी मिली? हम लोग को यही जानकारी मिली कि उन लोग को मतलब कि ले गया है, स्विच ऑफ आ रहा था। तो हम लोग सोचें कि क्यों स्विच ऑफ, हम 9 बजे से परेशान। लास्ट में उसका दोस्त फ़ोन किया कि अंकल को बताइए। हम लोग अंकल यहाँ नहीं घर पे। तो फिर जा करके समझिए कि हम बताए हैं, तो हम लोग उतना निकल नहीं पाए कल। अब फिर मेरे लोग यहाँ दिल्ली में भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, समझा। अच्छा, तो मोहसिन यहाँ किसके साथ रह रहा था? मोहसिन अपने फ्रेंड और अपने फुफेरे भाई। अच्छा, साथ में रहा था जी। अच्छा, आप उनकी बहन हैं। एनआईए आरोप ये लगा रही है कि मोहसिन ISIS के संपर्क में था, वो सीरिया फंडिंग कर रहा था, पैसा भेज रहा था, अलग अलग देशों से फंड इकट्ठा करके क्रिप्टो करेंसी के जरिए वहाँ पैसा भेज रहा था। क्या इस एलिगेशन पे क्या कहना है आपका? देखिए, सबसे पहली बात तो हम ये बोलेंगे कि फंडिंग जो करता है उसके पास तो पैसे होते हैं। परसों वो मुझे मैसेज कर रहा था कि प्लीज़ हमको ना 4000 रुपये दे दीजिए, मुझे कोडिंग का कोर्स करना है। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो फंडिंग कर रहा है वो मुझसे पैसे क्यों मांगेगा? उसके पास खुद बहुत सारे पैसे होंगे। और दूसरी बात ये कि वो उसका ये फितरत था कि वो दूसरे का हेल्प करता था। वो कोविड के टाइम में भी सबका हेल्प किया था, हमसे पैसे मांगे थे, मेरी फैमिली से पैसे इकट्ठे करके गरीबों में बांटा था, और अनाज वगैरह गरीब बच्चों को पढ़ाने का, ये सब चीज़ वो करता था। और वो इतना छोटा है कि उसको समझ नहीं आया होगा कि क्या है क्या नहीं है। पर वो ये ISIS और वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। हम लोग सबको पता है इंजीनियरिंग में जाने में उसको 2 अटेम्प्ट लग गए हैं, ठीक है। आप जब प्रिपरेशन करते हैं तो आप कुछ और सोच सकते हैं, उस वक्त कुछ नहीं सोच सकते हैं, आप बस पढ़ाई का सोच सकते हैं। और इतने छोटे पे, और उसके पास इतना दिमाग कहाँ देगा ISIS कहाँ है क्या है, और पता नहीं कैसे लोग, और लोग पता नहीं, हमको ऐसा लग रहा है कि बेवजह फोकस कर रहे हैं या फिर मुद्दा बनाना चाह रहे हैं। छोटी सी बात। आप कोर्ट में चैलेंज करेंगे इसको? जी बिल्कुल करेंगे। मेरा भाई बहुत ही सीधा है, वो बहुत गलेबल है नेचर का। तो और हमको लगता है कि हम क्या बोले इसके बारे में, हम लोग के लिए शौक है ये। तो बिल्कुल ISIS की फंडिंग और प्रोपेगेंडा को लेकर NIA ने जून के महीने में केस दर्ज किया था, और अब NIA ने बाटला हाउस से मोहसिन अहमद को गिरफ्तार किया है, जिनके परिवार का कहना है कि NIA के लगे सभी आरोप झूठे हैं और मोहसिन अहमद निर्दोष है। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुसरीन के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। कॉमनवेल्थ खेलों में आज भारत के लिए ये सुपर संडे रहा, क्योंकि भारत ने आज 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। बॉक्सर अमित पांघल ने 1 गोल्ड जीता है, बॉक्सर नीतू ने गोल्ड जीता है, ट्रिपल जंप में एल्डोस पॉल ने भी गोल्ड जीता। तो गोल्ड मेडल हासिल करने वाली बॉक्सर नीतू से बर्मिंघम में बात की है हमारे सहयोगी विमल मोहन ने। इस वक्त हमारे साथ एक चैंपियन खिलाड़ी, जिन्हें मैं 2017 से जानता हूं। गुवाहाटी में आपको वर्ल्ड चैंपियनशिप में बोला गया था, वहां भी आप जीती थी, और मैरी कॉम को आप हरा कर आई हैं। ये आज जिनकी सबसे बड़ी पहचान है। इंग्लैंड के भी जो पत्रकार थे ये पूछ रहे थे, आपके लिए कितनी बड़ी बात है? ये अलग से प्रेशर था कि मैरी कॉम को हरा के आए तो यहाँ गोल्ड जीतना है? नहीं, प्रेशर कुछ नहीं था। मैं जो भी मैंने मेहनत की है वही मैंने रिंग में परफॉर्म करना था। अपना जो भी मेरा गेम है वही, मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि मैं अपना रिंग में 100% अपना गेम दिखाऊँ। और हरियाणा के लड़कियों के साथ एक खास बात होती है, डरती नहीं है। जब यहाँ पे इंग्लैंड को भी चीयर कर रहे थे तब भी नीतू उसकी आंख में देख रही थी, जैसे आपने शुरू की थी, मतलब एक भी जरा नहीं लगा कि कभी डरी है। हाँ बिल्कुल, मैं मतलब जब हूटिंग हो रही है तो मैं यही सोचती हूँ कि मेरे लिए ही हो रही है वो। मैं अपना पॉजिटिव लेकर ही चलती हूँ कि सब मेरे लिए ही इतना हूटिंग कर रहे हैं इंडिया। लेकिन जब आप रिंग में आती है तो एकदम शेरनी की तरह। हाँ, रिंग में मैं मतलब पूरा एग्रेसिव रहती हूँ, बाहर इतना नहीं रहती, तो रिंग में तो पूरा छोड़ती नहीं हूँ मैं किसी को। चलो, मेडल किसको डेडिकेट कर रही है? तो तुम्हारे लाइफ का बिगेस्ट मोमेंट है, सबसे बड़ा मेडल है, दिखाओ। ये मेरे
मेरी पूरी कंट्री को डेडिकेट करना चाहूँगी, सबको, मेरे कोचेज़ हैं, मेरे स्टाफ है, सपोर्टिंग स्टाफ, इतनी मेहनत करवाई है। हमारा जनवरी से ही कैंप चल रहा था इस चीज़ के लिए और हमने इतनी मेहनत की है। नारी दीदी के लिए कुछ कहना? उनके वो तो उन्होंने ही इतनी पहचान दी है बॉक्सिंग को और वुमेन बॉक्सिंग को, तो बहुत ही सपोर्ट मिला है उनकी वजह से। जो भी आज हमारे कितनी फैसिलिटीज़ मिली है, हम यहाँ तक पहुँचे, उनका इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है।